हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एस्केप फ्रॉम मोगादिशु। कहानी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के डिप्लोमेट्स की है जो यूनाइटेड नेशन में अपने देश की एक सीट पाने के लिए अफ्रीका को खुश करने सोमालिया की राजधानी मोगादिशु गए थे, जिससे अफ्रीका उनकी मदद कर सके। लेकिन वो लोग वहाँ के सिविल वॉर के कारण वहीं पर फंस जाते हैं और आखिर में वो लोग वहाँ से कैसे निकलेंगे हम इस मूवी की कहानी में जानेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी को। तो कहानी की शुरुआत 1990 में साउथ कोरिया की इंटेलिजेंस ऑफिसर कांग को दिखाते हुए होती है, जो मोगादिशु में साउथ कोरिया के एम्बेसडर की मदद के लिए आया था। एयरपोर्ट पर कांग की मुलाकात साउथ कोरिया के एम्बेसडर हान और उसके सेक्रेटरी गोंग से होती है। कांग साउथ कोरिया से सोमालियन प्रेसिडेंट बारा के लिए बहुत सारे गिफ्ट लाया है, जिससे हान प्रेसिडेंट को ये गिफ्ट देकर उनको खुश कर सके। हान और गोंग प्रेसिडेंट बारा से मिलने के लिए एयरपोर्ट से निकल जाते हैं, पर रास्ते में ही सोमालियन चोर उन पर हमला करके उनके सारे गिफ्ट चुरा लेते हैं, साथ ही उनकी कार को भी पंचर कर देते हैं। हान की आज प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग होती है, इसलिए हान भागते भागते प्रेसिडेंट के ऑफिस जाता है, पर प्रेसिडेंट उससे मिलने से मना कर देता है क्योंकि वो 15 मिनट देरी से आया है। हान देखता है कि नॉर्थ कोरिया का एम्बेसडर वहाँ के प्रेसिडेंट से बात कर रहा है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि नॉर्थ कोरिया के एम्बेसडर ने उनके साथ कोई चाल चली है, जिससे उन्हें सपोर्ट नहीं मिला है। इसी बीच नॉर्थ कोरिया का इंटेलिजेंस ऑफिसर जून उन्हीं चोरों से मिलता है जिन्होंने साउथ कोरियन एम्बेसडर पर अटैक किया था। जून उनको पैसे देकर उनसे वो गिफ्ट ले लेता है जो प्रेसिडेंट बारा के लिए हान ने मंगवाए थे। उधर दूसरी ओर जनरल अदीब जो प्रेसिडेंट के खिलाफ होता है, उसने पूरे सोमालिया में आंदोलन छेड़ दिया होता है। वहाँ के नागरिक सरकार से उनके इस्लामिक लीडर्स को जेल से रिहा करने की मांग करते हैं। लोगों ने पूरे मोगादिशु में दंगा फसाद फैला दिया था और इन सब से परेशान होकर वहाँ की सरकार ने पूरे मोगादिशु में लॉकडाउन लगा दिया। इस नेशनल इमरजेंसी की वजह से डिप्लोमेट्स की पावर्स को भी फ्रीज कर दिया जाता है, मतलब कि अब सभी दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स मोगादिशु में फंस चुके हैं। हान एक ट्रेवल एजेंट से बात करता है ताकि वो अपने परिवार को यहाँ से साउथ कोरिया वापस भेज सके। जब हान ट्रेवल एजेंट के पास जाता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर तो सब कुछ बंद हो चुका है और पूरे शहर में दंगा फैलने की वजह से कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी ठप हो गए हैं, जिससे कि ये लोग अब अपने देश से कांटेक्ट करके ये भी नहीं बता सकते हैं कि हम यहाँ पर फंस चुके हैं। उधर कांग सिक्योरिटी के लिए पुलिस स्टेशन जाता है क्योंकि वहाँ के लोगों का कोई भरोसा नहीं था कि कब उनकी एम्बेसी पर वो लोग हमला कर दें, पर वो पुलिस ऑफिसर कांग की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, जिस वजह से कांग उसे तेज आवाज में समझाता है और कहता है कि हम तुमको अमेरिकी डॉलर में पैसे देंगे, और डॉलर का लालच सुनते ही वो लोग मान जाते हैं। हांग और कांग दोनों एयरपोर्ट पहुंचते हैं ताकि वो लोग यहाँ से निकल सके, पर एयरपोर्ट पहुंचकर उनको पता चलता है कि वो लोग यहाँ से तभी निकल सकते हैं जब उनके देश के प्लेन उनको लेने आएंगे। मतलब अब सिचुएशन ये हो गई है कि ना तो वो अपने देश को कांटेक्ट कर सकते हैं और ना ही उनके देश का कोई प्लेन उनको लेने आएगा। धीरे धीरे हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे थे क्योंकि वहाँ के विद्रोही लोग दूसरे शहर से मोगादिशु की तरफ आ रहे थे और इसी वजह से आर्मी ने बाहर निकलने पर रोक लगा दी थी। उधर एम्बेसी के अंदर फंसे हुए लोगों के पास बिजली नहीं थी और उनके पास अब पानी भी ज्यादा नहीं बचा था। नॉर्थ कोरिया के लोग यहाँ से निकलने के लिए एक बार फिर से उन्हीं चोरों की मदद लेते हैं, लेकिन इस बार वो सब चोर इन्हें धोखा देते हैं और इनके पास जो खाने का सामान और दवाइयाँ होती हैं वो सब कुछ चुरा लेते हैं और इनको बोलते हैं कि तुम ये एम्बेसी खाली करके चले जाओ, वरना हम लोग तुम सबको जान से मार देंगे। इन सारी चीजों को देखकर नॉर्थ कोरियन एम्बेसडर ये डिसीजन लेते हैं कि वो लोग चाइनीज एम्बेसी में जाकर उनकी मदद लेंगे, इसलिए वो अपनी पूरी फैमिली के साथ चाइनीज एम्बेसी जाने के लिए सड़कों पर निकल जाते हैं। लेकिन सड़कों पर विद्रोही भरे पड़े हैं और उनसे बचते बचाते ये लोग चलते रहते हैं और एक जगह इन्हें आकर पता चलता है कि अब उनका यहाँ से आगे जाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि विद्रोहियों ने रास्ता बंद कर रखा है। अब नॉर्थ कोरियन लोगों के पास अपनी फैमिलीज की जान बचाने के लिए एक ही रास्ता बचता है। नॉर्थ कोरियन एम्बेसडर जानते थे कि इस इमरजेंसी सिचुएशन में अब उनकी मदद कौन कर सकता है, इसीलिए वो लोग साउथ कोरियन एम्बेसी जो पास ही में थी वहाँ पर चले जाते हैं और साउथ कोरियन एम्बेसी पहुँचने के बाद उसके सामने खड़े होकर एम्बेसडर हान और कांग से हेल्प मांग रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि हमारे साथ लेडीज और बच्चे भी हैं, इंसानियत के नाते आप लोग हमारी मदद करिए। एम्बेसडर हान और कांग इन सब की मजबूरी देखकर इनको अंदर आने देते हैं। यहाँ के गार्ड कांग से कहते हैं कि सर लोग अब बढ़ गए हैं, इसलिए हमें एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, पर कांग के पास और पैसे नहीं हैं, जिस वजह से गार्ड वहाँ से चले जाते हैं। अब ये दोनों एम्बेसडर प्लान करते हैं कि हम लोग अपने झगड़े को साइड में रखकर अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके सोमालिया से निकलने का कोई रास्ता ढूंढेंगे। और इसी पर हान बोलता है कि हम अपने मित्र देशों की एम्बेसी में जाकर मदद मांगते हैं क्योंकि वहाँ से हमें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो मिल ही जाएगा।
वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग इटालियन एम्बेसी जाएंगे। ये लोग कार से निकल जाते हैं, पर रास्ते में विद्रोही इन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन जैसे तैसे ये लोग एम्बेसी पहुंच जाते हैं। इटालियन एम्बेसी पहुंचकर हान इटालियन एम्बेसडर मारियो से बात करता है और उनको पूरी सिचुएशन के बारे में बताता है। इटालियन एम्बेसडर मारियो हान को बताते हैं कि हमारे पास एक मेडिकल प्लेन है जिसकी मदद से आप लोग मोगादिशु से बाहर निकल सकते हैं। पर एम्बेसडर मारियो हान को ये भी बोलते हैं कि इटली के नॉर्थ कोरिया के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं है और इसी वजह से हम लोग नॉर्थ कोरिया की कोई भी मदद नहीं कर पाएंगे। लेकिन हान ने रिन की मदद करने का वादा किया था, इसी वजह से वो एम्बेसडर मारियो से झूठ बोलता है कि नॉर्थ कोरियन डिप्लोमेट्स ने नॉर्थ कोरिया का साथ छोड़ दिया है, अब वो हमारे साथ हैं। यानी कि वो लोग अब साउथ कोरिया की तरफ आ गए हैं। और ये जानने के बाद एम्बेसडर मारियो कहते हैं कि अगर ऐसा है तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। जिसके बाद हांग और कांग यहाँ से निकलते वक्त इटालियन एम्बेसी से कारें ले लेते हैं क्योंकि उनके पास बहुत से लोग हैं और वो लोग कारों के साथ साउथ कोरियन एम्बेसी पहुंच जाते हैं। उनकी किस्मत अच्छी होती है कि वापस लौटते वक्त उन लोगों को रास्ते में दंगाई नहीं मिलते हैं। अब एम्बेसी पहुंचने के बाद हान एम्बेसडर रिन को सारी बात बताता है, जिस पर एम्बेसडर रिन बोलते हैं कि दंगा तो पूरे शहर में फैला हुआ है और इस बार हम अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं, इसलिए हमें सिक्योरिटी का इंतजाम पहले से ही करके रखना पड़ेगा। जिस पर एम्बेसडर हान रिन से पूछते हैं कि क्या आपके पास कोई प्लान है, जिस पर एम्बेसडर रिन बोलते हैं कि हम अपनी कारों को चारों तरफ से किताबों से कवर कर देंगे ताकि हम लोग उनकी गोलियों से बच सकें। ये आइडिया सच में ही काफी ब्रिलियंट था, इसलिए वो लोग किताबों को कार के चारों तरफ टेप से चिपका देते हैं ताकि फायरिंग होने पर वो एक बार तो बच सके। कार को कवर करने के बाद ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर इनको आर्मी के लोग रोक लेते हैं और इनसे इनकी आईडीज मांगते हैं। जब कांग उन्हें आईडी दिखा रहा होता है तब पीछे की कार में गोंग के पास एक सफेद रंग का झंडा होता है। सफेद रंग का झंडा शांति का प्रतीक है। गोंग खिड़की से उस झंडे को बाहर निकालने की कोशिश करता है, पर झंडे में लगा हुआ डंडा बाहर आ जाता है, जिससे आर्मी वाले उसे गन समझ लेते हैं और वो लोग उन पर फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग गोलियों से बचने के लिए गाड़ियों को भगा लेते हैं, जहाँ पर 3 कार तो आर्मी से बचकर निकल जाती हैं, पर पीछे वाली कार के पीछे अभी भी फौजी लगे हुए हैं जो लगातार फायरिंग करते जा रहे हैं। उस कार के अंदर नॉर्थ कोरियन लोग हैं। उन्हें पीछे छोड़ते हुए पहली 3 कारें इटालियन एम्बेसी पहुंच जाती हैं, पर वहां पहुंचने पर इन लोगों को इटालियन आर्मी वाले अंदर आने ही नहीं देते हैं। वो लोग उन्हें गेट पर ही रोक देते हैं, जहां पर अब विद्रोही भी गन लेकर पहुंच चुके हैं। और तभी चौथी कार भी वहां पहुंच जाती है और उसके पीछे फौजी भी गन लेकर आ जाते हैं। सब लोग कार के पीछे अपनी जान बचाने के लिए छिप जाते हैं। हान कार के पीछे से अपने हैंड्स अप करके बाहर निकलता है, जिसके साथ कांग भी होता है। वो लोग बोलते हैं कि हम लोग कोरियन डिप्लोमेट्स हैं, हम कोई विद्रोही नहीं हैं। इनको देखने के बाद सब लोग शांत हो जाते हैं और चौथी कार में बैठे हुए लोगों को बाहर आने के लिए बोलते हैं। उस कार से सब लोग बाहर आ जाते हैं सिवाय ताए के, जो उसको ड्राइव कर रहा था। वो बाहर नहीं निकलता है क्योंकि उसकी मौत हो चुकी है। इटालियन एम्बेसी वाले ये सब देखकर गेट खोल देते हैं और उन सबको अंदर आने देते हैं। ये लोग टाई का अंतिम संस्कार करते हैं और यहाँ से इटालियन एम्बेसी वाले फाइनली इन सबको बस में बैठाकर एयरपोर्ट भेज देते हैं और एयरपोर्ट पहुंचकर सब लोग अपनी फैमिलीज के साथ सेफली मोगादिशु से बाहर निकल जाते हैं। उन सबको केनिया भेजा गया था। केनिया पहुंचने के बाद दोनों देशों के गार्ड उनको लेने आए हुए थे। सब लोग आपस में हाथ मिलाते हैं और गले मिलते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरियन एम्बेसडर और साउथ कोरियन एम्बेसडर आपस में बात तक नहीं करते हैं। देखने में ऐसा लगता है जैसे इनकी दुश्मनी अभी भी कायम है, पर ये उन सब का प्लान होता है जो उन्होंने प्लेन के अंदर बनाया था, जिसके अनुसार उन लोगों को एक दूसरे की तरफ मुड़कर भी नहीं देखना था, क्योंकि अगर वो लोग ऐसा करते तो उनके देश वाले उन लोगों को गद्दार करार देकर गोली मार देते। इसीलिए प्लेन से उतरने के बाद वो सब लोग अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई होगी।